चुनाव आता है तो शीश महल, राजमहल और फलाना महल, धमाका महल याद आ जाते हैं। जब संसद में बैठी महिलाएं सेफ नहीं है तो जनता जो सड़क पे चल रही है उसकी आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस समय सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। जब नशा उतरेगा तो अपने आप दिमाग भी ठीक हो जाएगा और जबान भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी हो या चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, एक दूसरे के ऊपर लगातार राजनीति हमला कर रही है। और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने जब रैली की तो फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस भी अब खेल रही है। हमारे साथ सौम्या भट्ट है, लखनऊ से आई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है, एक तरफ कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ए और बी टीम है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। मैम, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। बहुत क्या बहुत लग रहा है ये धन्यवाद। जो वॉर वॉर पलटवार जो चल रहा है, जुबानी जंग जो चल रही है, कौन है बी टीम? देखिए, बी टीम कोई नहीं है। बी हाँ। आप ये समझ के चलिए कि सब इस समय अपने जो भी कर्म प्रधान रहा है, जो जो जिस पार्टी से है, जिसने कर्म किया है, वो अपनी अपनी पार्टी से झंडा मजबूत कर रहा है। बात रही आम आदमी पार्टी की, तो मुझे लगता है दिल्ली की ए टीम आम आदमी पार्टी ही हमेशा रही है। 10 सालों से कर्म प्रधान रही है। उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत सारी सेवाएं दी हैं और दिल्ली की जनता उनको खुले दिल से स्वीकार करती है। अब बात रही बी टीम, सी टीम और डी टीम की, तो इससे ना कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को या उनकी नियति को या उनके कर्म को फर्क पड़ा है, ना कभी फर्क पड़ने वाला है। तो बी टीम, सी टीम कोई भी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए ए टीम रही है और वो फ्रंट फुट पे ही काम किया है उन्होंने, और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। बात आप महिला हैं, इसलिए मेरा ये सवाल है कि रमेश बिदूरी ने एक बार फिर से आतिशी जी को हिरण कह दिया है कि वो हिरण की तरह भाग रही हैं। क्या बोलेंगे? इससे पहले भी उनका प्रियंका गांधी को लेकर, उनके गाल पर लेकर बयान आया। फिर उन्होंने कहा कि आतिशी जी के बारे में कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। ये तो किसी भी नेता के की परवरिश और उनके ओछे संस्कार और मानसिकता दिखाता है। ठीक है, आपका सांप के सर पे जब सत्ता का नशा बोलता है ना, तो जबान ऐसे ही लड़खड़ाती है। तो इनकी जबान लड़खड़ाना स्वाभाविक सी बात है कि इस समय सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। जब नशा उतरेगा तो अपने आप दिमाग भी ठीक हो जाएगा और जबान भी। नहीं, कंप्लेन किया गया चुनाव आयोग के अंदर, लेकिन क्या वो सिर्फ कंप्लेन बन के ही रह जाएगा या आप लोग कुछ एक्शन लेंगे उससे? भाई देखिए, जब महिलाओं के सम्मान की बात आए तो वो चाहे माननीय प्रियंका जी हो, चाहे हमारे पार्टी की माननीय अतिशी जी हो, या भारतीय जनता पार्टी की ही कोई एक्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे माननीय कंगना जी हो, कोई भी हो, अगर महिला के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी होती है तो जितनी ये जिसे कहते हैं नैतिक धर्म बनता है, जितनी भी नेता हैं, महिला नेता हैं, वो एकजुट होकर आवाज उठाएं। और महिला सशक्तिकरण का मतलब ही यही है। जब संसद में बैठी महिलाएं सेफ नहीं है तो जनता जो सड़क पे चल रही है उसकी आप क्या उम्मीद करते हैं? पटपड़गंज विधानसभा सीट से क्या लग रहा है? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो अपना विधानसभा क्षेत्र ही बदल दिया। उन्होंने क्षेत्र बदल नहीं दिया, उन्होंने बेहतर प्रत्याशी दे दिया। अच्छा। हाँ। क्यों? उनका कहना है कि हाँ। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पूरा पूरा सपोर्ट है इस और वो कहीं ना कहीं यहाँ के कार्यकर्ताओं को श्री अवध ओझा जी की तरफ हमेशा प्रेरित करते आए हैं। और उनको लगता है, और उन्होंने जो शिक्षा मॉडल दिया है, पटपटगंज से शुरुआत हुई, जो कि पूरे दिल्ली में और विश्व में उन्होंने एक शिक्षा मॉडल खड़ा किया है, उसको सेकंड लेवल पे, उसको 2.0 पे ले जाने वाले श्री अवध ओझा जी होंगे। घोटाले की सरकार बुलाती है बीजेपी आम आदमी पार्टी को। शराब घोटाला हो या कहती है क्लासरूम घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, आपदा पार्टी कह के बुलाया जाता है। आपदा पार्टी नहीं है, ये नियति की पार्टी है। और बात रही घोटाले की, तो वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। ना हम होते हैं, ना आप होते हैं, ना जनता होती है। किसी पे इल्जाम लगाना राजनीति में बहुत आसान काम होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगले ने दिल्ली की जनता के लिए किया क्या क्या है। जो जो कहा है, जो जो वादे किए वो पूरे किए। तो जिस तरीके से आप इल्जाम लगाने में पीछे नहीं हटते, उस तरीके से तारीफ करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। शीश महल और राजमहल का जो ये विवाद सब चल रहा है। ये सब चुनावी ये सब जिसे कहते हैं चुनावी ढकोसले हैं। जब चुनाव आता है तो शीश महल, राजमहल और फलाना महल, धमाका महल याद आ जाते हैं। जनता की वास्तविकता, जनता की स्थिति परिस्थिति और जो इस समय दिल्ली का हाल है, उसका किसी को याद नहीं रहता। वो उस पे कोई वास्तविकता पे बात नहीं करना चाहता है। कोई शीश महल पे बात करेगा, कोई राजमहल पे बात करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। राहुल गांधी कहते हैं कि ना तो केजरीवाल जाति आरक्षण के पक्ष में कुछ बोलते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी, इसलिए दोनों की जो है वो मानसिकता एकदम। अच्छा, ये बताइए, जिसके पक्ष में माननीय अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, वो जनता सुनती है ना। वो है कर्म प्रधान, नीति के प्रति बोलते हैं ना।
तो जब कर्म प्रधान है, नियति के प्रति बोल रहे हैं, जनता को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं सुना जा रहा है? जरूरी है कि अगर हमें कोई जिसे कहते हैं कोई सर्विस अगर जनता को पहुंचानी है, कोई उपलब्धि देनी है, तो हम उसमें जातिगत समीकरण जबरदस्ती लेके आए। भाई अरविंद केजरीवाल जी हर जिसे कहते हैं हर समाज के लिए काम करते आए हैं। उन्होंने आप देखिए, आप टिकट बांटने में भी हर समाज के कहीं ना कहीं प्रत्याशी को आगे किया है, टिकट दिया है, तो ऐसे ही वो आगे भी करते आएंगे। कहते हैं नाम लेने से बचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो काम करने से नहीं बचे, सबसे ज्यादा तो टफ मुझे लगता है राजनीति में यही होता है कि चुनाव से पहले वादे 1000 हो जाते हैं और इम्प्लीमेंट 10 भी नहीं होते हैं। तो जब वो इससे पीछे नहीं हटे कि चुनाव के बाद भी वो काम करते रहते हैं और जनता को जो वादे किए होते हैं वो पूरे करते हैं, तो जब काम से पीछे नहीं हटे तो बात से पीछे क्यों हट सकते अभी हैं? हाल में मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि हमें जो है आजादी जो है वो राम मंदिर का जिस दिन निर्माण हुआ यानी कि 22 जनवरी को, उस दिन हमें असली आजादी मिली है। भाई देखिए, इसकी ये तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। मैं और आप कह दूं कि मुझे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझको अभी आजादी मिली। आरएसएस प्रमुख है, वो बोलते हैं तो नहीं लोग नहीं, सुनते हैं। देखिए आरएसएस प्रमुख होने का मतलब वो संविधान नहीं बदल सकते, वो देश का इतिहास नहीं बदल सकते। वो आरएसएस प्रमुख है, उनका बहुत सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन वो संविधान को नहीं बदल सकते, वो देश का इतिहास नहीं बदल सकते। और देश के इतिहास में, संविधान में बहुत स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कब, कैसे और किनकी बलिदानों से आजादी मिली हुई है। शुक्रिया हमसे बात